हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। बच्चों, एक कोश की जीवों से लेकर बहुकोश की जीवों तक ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। जीवों के अंदर होने वाली जैव प्रक्रिया है। ऐसी जैव प्रक्रिया है जो भिन्न भिन्न जीवधारियों में भिन्न भिन्न रूपों में संपन्न होती है। जैसे एक कोश की जीवों से लेकर इसमें कोई विशेष मुख्य उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, लेकिन बहुकोश की जीवों में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं और उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसके अंतर्गत उपापचयिक अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो एक्सक्रीशन, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थ। बच्चों, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? ऐसे पदार्थ जो उपापचयिक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उपापचयिक क्रियाओं के फलस्वरूप बेकार हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से निकालना अति आवश्यक होता है। इस पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये एक विशेष अंग द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उसको एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग। ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। ये अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन, दोज टाइप ऑफ ऑर्गन which take part in the process of excretion। ऐसे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में सहायता करते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग। बच्चों, ये उत्सर्जी पदार्थ की बात, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। जैसे जिनमें यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसको यूरियोटेलिक। जो अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, अमोनोटेलिक। और कुछ जीव यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, तो उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो इसके आधार पर जीव कई प्रकार के हो जाते हैं। एक यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनियोटेलिक, अमोनोटेलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो बच्चों, एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो उत्सर्जी अंग है, ये हमें मनुष्य में पढ़ना है। उत्सर्जन, तो एक बार परिभाषा देख लीजिए। उत्सर्जन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत हानिकारक बेकार पदार्थों को शरीर से एक विशेष अंग, उत्सर्जी अंग द्वारा निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जिस पदार्थ को निकाला जाता है वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, और जिस अंग द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उसको उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, हम लोगों को मनुष्य में उत्सर्जन पढ़ना है। एक्सक्रीशन इन मैन, मानव में उत्सर्जन। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ मैन,
एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन, मनुष्य के उत्सर्जी अंग। मनुष्य में उत्सर्जन हमको पढ़ना है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन, इसके दो, मनुष्य के दो उत्सर्जी अंग होते हैं। एक सहायक वो होता है लंग, लंग्स, फेफड़े। फेफड़े जो है सहायक उत्सर्जी अंग, फेफड़े जो होते हैं ये सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं, जबकि मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य वृक्क होता है। किडनी। बच्चों, तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। और सहायक उत्सर्जी अंग फेफड़े होते हैं। तो ये किडनी की नंबर 2 होती है और पेयर 1 होता है। इसकी कुल संख्या 2 होती है और जोड़े में 1 होते हैं। इनका मुख्य कार्य है ब्लड को फिल्टर्ड करना, फिल्टर्ड करके उसमें उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया होता है, उस यूरिया उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालकर जल में घोलकर यूरिन का फॉर्मेशन करना, मूत्र का निर्माण करना। तो बच्चों, जो है मनुष्य के मुख्य और सहायक उत्सर्जी अंग हम देख लिए कि मुख्य उत्सर्जी अंग को वृक्क, किडनी कहते हैं, और सहायक उत्सर्जी अंग जो होते हैं लंग, फेफड़े होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वृक्क की संरचना। तो वृक्क बच्चों अभी बताया गया कि ये लेफ्ट एंड राइट किडनी, दाया और बायां वृक्क, 2 वृक्क होता है, संख्या में 2 और पेयर जोड़े में 1 होता है। इसकी संरचना आप फिगर में आपको बता दी जाएगी। फिगर में अच्छे से देख लेंगे कि वृक्क किस तरह से रीनल आर्टरी, रीनल वेन से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग इसके कार्य में तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को छानने का कार्य है। किडनी क्या करती है? रक्त को छानने का कार्य करती है। और जो रक्त से फिल्टर मिलता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो उत्सर्जी पदार्थ फिल्टर्ड होने पर मिलता है वह उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, यूरिया। इसलिए मनुष्य क्या है? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मनुष्य कैसा है? यूरियोटेलिक, क्योंकि इसका मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क जो किडनी होता है, रक्त की जो इम्प्योरिटी यूरिया होती है, टॉक्सिसिटी, विषाक्तता, उसको छानकर अलग करता है। तो यूरियोटेलिक, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। अब जो यूरिया होती है वह जल में घोल करके और मूत्र का निर्माण करती है। तो यूरिन फॉर्मेशन हम लोग को क्या पढ़ना है? यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण। इसको फिगर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। इसके 2 स्टेप्स हैं। इसमें एक है ग्लोमेरुलर
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है यूरिया, इसलिए मनुष्य यूरियोटेलिक होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन यूरियोटेलिक, तो जब किडनी यूरिया को फिल्टर करती है तो उस यूरिया को जल में घोल करके यूरिन मूत्र का निर्माण किया जाता है और मूत्र यूरिनरी ब्लैडर मूत्र वाहिनी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स द्वारा यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में आकर एकत्रित कर दिया जाता है और समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो फिगर में आपको दिखेगा। अब यूरिन फॉर्मेशन मूत्र का निर्माण, मूत्र के निर्माण की 3 तरह की क्रियाएं हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बच्चों जो प्रोटीन युक्त ट्रेट होता है, प्रोटीन युक्त, वह ब्लड फिल्टर्ड जब होता है तो ब्लड कैपिलरीज रक्त के इसकाओं, जो बोमेन कैप्सूल में रक्त के इसकाएं हैं उसके गुच्छे से फिल्टर्ड होकर के बोमेन कैप्सूल में आ जाता है और बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन वाले बीच में जो गड्ढा है फिगर में दिखेगा, तो उसमें ल्यूमेन में आ जाता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, चयनित पुनरावशोषण, नाम से ही सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बच्चों इसमें जो फिल्ट्रेट होता है उसमें बहुत से लाभदायक पदार्थ होते हैं और वो पदार्थ मूत्रवाहिनी यूरिनरी ब्लैडर बहुत ही लंबी होती है और उसमें धीरे 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 एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और पुनः ट्यूबुल्स नलिका में वापस चले आते हैं। इस नलिका में पुनः उन पदार्थों का वापस आना ही सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, चयनित पुनरावशोषण की क्रिया कहलाती है। और जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिक अम्ल, यूरिया इत्यादि जो साल्ट लवण होते हैं वो धीरे धीरे फिल्टर्ड होकर फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन नलिका विसर्जन। बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो भी यूरिन, उपापचयित उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया, अमोनिया जो भी है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वह ला करके छोड़ दिए जाते हैं और यह यूरिनरी ब्लैडर में चले आते हैं। जल में घुलकर मूत्र यूरिन के साथ मूत्राशय में एकत्रित हो जाते हैं। मूत्र का रंग पीला दिखता है यूरोक्रोम रसायन के कारण। बच्चों तो ये क्रिया फिगर में आपको अच्छे तरह से हम समझा दे रहे हैं। एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में, स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है 1500 मिलीलीटर यूरिन बनना चाहिए। मूत्र त्याग के समय इसका मेजरमेंट 1500 मिलीलीटर होना चाहिए, क्योंकि किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है और ब्लड से यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। तो इस तरह से अब आगे के क्रम में हम लोग सबसे पहले मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क की संरचना देखेंगे, फिर आपका यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन का फिगर आपको हम समझा रहे हैं। तो अब वृक्क की मुख्य उत्सर्जी अंग जो वृक्क है उसकी संरचना फिगर में आप ध्यान से देखें। लेफ्ट और राइट किडनी, दायां और बायां किडनी 2 है। पहले ही आपको मालूम है कि मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क संख्या में 2 और जोड़े में 1 होता है। तो उसमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन देख रहे हैं और लेफ्ट किडनी के नीचे एरोटा जिसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। वहीं से पतली नलिका निकली हुई है जिसको यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर नीचे गोल संरचना है और यूरेथर मूत्रवाहिनी जो किडनी से आकर के ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ रहा है। ये जब मूत्र का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर मूत्राशय में
जो है मूत्र यूरिन एकत्रित हो जाता है और समय समय पर यूरेथ्रा मूत्र नली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये ह्यूमन किडनी। आप किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये सेम के बीज जैसी संरचना है और बीच में आगे की तरफ दो नलिकाएं हैं, एक रीनल वेन और एक रीनल आर्टरी। जो ब्लू कलर की है रीनल वेन है और जो रेड कलर आप देख रहे हैं रीनल आर्टरी है। और ऊपर के तरफ हीलियम, रीनल पेल्विस, नीचे यूरेथ्रा, वहीं से यूरिनरी ब्लैडर में आकर मिलती है। ये बाह्य संरचना है किडनी की। अब आगे के क्रम में दूसरा फिगर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जो मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि में आपको 3 चीज बताया गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो बामेन कैप्सूल जो है इसमें देख रहे हैं, उस बामेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलर संरचना कप जैसी है और इसके अंदर अफरेंट आर्टियोल रीनल आर्टरी से आ रही है और इफरेंट आर्टियोल जो ग्लोमेरुलस से आ रही है। दोनों इफरेंट और अफरेंट नलिकाएं बामेन कैप्सूल से आधारी भाग से निकल करके प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से होते हुए डिस्टल ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट तक आ जा रहे हैं। असेंडिंग लिम्ब जो है और डिसेंडिंग लिम्ब जो इस इफरेंट आर्टियोल का है, इसी में बच्चों सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो उपापचयिक सक्रिय या लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको पुनः अवशोषित करके जो है ट्यूबुल्स में छोड़ दिया जाता है। ये आपके यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया है। कलेक्टिंग डक्ट में धीरे धीरे देख रहे हैं, तीर से, नीले तीर से दिखाया गया है कि यूरिन आकर के यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए मूत्राशय में पहुंच जाती है। अब ये जो है फिल्ट्रेट एंड ब्लड फ्लो इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर किस तरह से रक्त संचरित होता है, इसकी संरचना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बच्चों अभी आपने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, किडनी की संरचना देखे, उसको बताया गया। फिर यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र के निर्माण में एक नेफ्रॉन की संरचना और किस तरह से बामेन कैप्सूल में ब्लड फिल्टर्ड होकर के, यूरिया फिल्टर्ड होकर के यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बताया गया। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम वृक्क द्वारा, कृत्रिम वृक्क द्वारा अपोहन, कृत्रिम वृक्क द्वारा अपोहन, डायलिसिस इसको कहते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस बच्चों जब एक स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो उसका जो वृक्क किडनी है वो रक्त को छानने का कार्य करती है। यूरिया एक विषाक्त पदार्थ है, इसे रक्त से फिल्टर्ड न हो तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मुख्य उत्सर्जी वृक्क उत्सर्जी पदार्थ यूरिया को फिल्टर करके रक्त से यूरिन मूत्र का निर्माण करता रहता है और इस तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है। उधर सहायक उत्सर्जी अंग फेफड़े जो होते हैं वो रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हृदय और हृदय से फेफड़े में जब पहुंचते हैं तो उसको अलग करके नासाछिद्र द्वारा बाहर कर देते हैं। तो सहायक उत्सर्जी अंग और मुख्य उत्सर्जी अंग क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से अलग करते हैं और यूरिया को रक्त से अलग करते हैं। लेकिन जब किसी इंजरी द्वारा या किसी टॉक्सिसिटी द्वारा या अधिक रसायनों के प्रयोग द्वारा जो प्राकृतिक किडनी, जो व्यक्ति के शरीर की वास्तविक किडनी होती है, वृक्क को खराब हो जाता है, अपना कार्य करना बंद कर देता है, तब बच्चों कृत्रिम किडनी, आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग करते हैं। और वो आर्टिफिशियल क्रिया क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन की अपोहन, डायलिसिस कहलाती है। तब व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। ये दो विधि, क्षतिग्रस्त किडनी को हटा करके
एक मेम्ब्रेनस झिल्ली युक्त दाब से रक्त को गुजारा जाता है, जो अर्धपारगम सिलेक्शन का कार्य करती है और रक्त से यूरिया को फिल्टर कर लिया जाता है। अब वास्तविक जो किडनी होती है उसमें पुनरावशोषण का कार्य संपन्न होता है, जबकि जो डायलिसिस द्वारा रक्त छाना जाता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन पुनरावशोषण का कार्य नहीं होता है, याद रखेंगे। अर्थात जो लाभदायक पदार्थ होते हैं डायलिसिस के फलस्वरूप उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि उसमें लाभदायक पदार्थों को पुनरावशोषण द्वारा रीअब्जॉर्प्शन द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। अब यदि व्यक्ति का ब्रिक किडनी प्रत्यारोपण की बात आती है तो किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी को उस व्यक्ति की किडनी में प्रत्यारोपित करके पुनः सुचारू रूप से एक क्रिया संचालित की जाती है। तो ये रहा डायलिसिस या अपवहन। कभी टिप्पणी आए तो किडनी के नष्ट होने पर, निष्क्रिय होने पर ब्लड फिल्ट्रेशन की एक कृत्रिम विधि अपनाई जाती है, जिसमें रक्त की यूरिया को फिल्टर करके अलग करके मूत्र का निर्माण होता रहता है। ये क्रिया डायलिसिस कहलाती है। अब पौधों में उत्सर्जन, अब पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट। हम जानते हैं कि पौधे में मुख्य उत्सर्जी अंग कोई नहीं होते हैं, मेन स्क्रेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जैसे बार्क छाल के रूप में, गोंद, लेटेक्स इत्यादि के रूप में, एल्कोलॉइड इत्यादि के रूप में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पौधे के अंदर से बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ गैसियस एक्सचेंज में गैसीय उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो स्टोमेटा रंध्र द्वारा गैसियस एक्सचेंज में CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। ये रात्रि के समय, बच्चों रात्रि के समय जो है रंध्र बंद होते हैं, दिन के समय रंध्र खुलते हैं, ये आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप। तो स्टोमेटा द्वारा CO2 का विसर्जन दिन के समय होता है। यदि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो CO2 यूज होती है उससे अतिरिक्त CO2 होती है तो इस स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ट्रांसपायरेशन जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ, कुछ लवण घुले होते हैं और पत्तियों के वायवीय भागों द्वारा जल के रूप में वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल वाष्प के रूप में विसर्जित हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों पौधों में कोई मुख्य उत्सर्जी अंग नहीं होते हुए भी यह भिन्न भिन्न विधियों द्वारा, जैसे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बार्क के रूप में, गोंद के रूप में, लेटेक्स के रूप में, एल्कोलाइड के रूप में सिक्रीट होकर बाहर निकलते हैं। कुछ गैसियस जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं स्टोमेटा द्वारा एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और कुछ जो घुलनशील उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के समय जो जल वाष्पीकृत होता है उसमें घुल करके पत्तियों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में विसर्जित कर दिए जाते हैं। इस तरह से पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया संचालित होती है। बच्चों ये पूरा लेसन आज आपका समाप्त हो गया। अगले दिन नए लेसन पढ़ा जाएगा। इस वीडियो को अच्छे तरह से देखें, ध्यान से देखें, कई बार देखें और नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि आपका टेस्ट 12 जून को होने वाला है। टेस्ट के लिए हम आपको पेपर बना करके व्हाट्सएप कर देंगे और घर पर बैठ करके ही जो है आप पेपर देंगे, क्योंकि कई बच्चे
पूछ रहे थे स्कूल आना, तो स्कूल आने की बात नहीं है, घर पर बैठ करके 2 घंटे आराम से ईमानदारी पूर्वक पेपर का आंसर लिखेंगे। थैंक यू।